यस ड्यूरिन जी, आपका स्वागत है आपने जागृति ग्रुप में। और थैंक ज्ञान यू की सो मच। आप आए हमें, जो हमने सोल गिफ्ट सोल शुरू करी है उसका एक चैप्टर लेकर आई है हमारे बीच, अब्यूज रिलेशनशिप। आपका स्वागत है। थैंक यू आंटी। स्वागत है मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप मुझे सुन पा रहे हो? हाँ जी, बिल्कुल Am I परफेक्ट audible? परफेक्ट। हाँ, या परफेक्ट। ओके, मैं स्टार्ट करूं? बिल्कुल बिल्कुल डियर। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच मुझे इस प्लेटफॉर्म पे इंक्लूड करने के लिए। थैंक यू सो मच मास्टर्स। मुझे फर्स्ट टाइम ऐसा है जो मैं स्पिरिचुअल टॉपिक पे कहीं पे बोल रही हूँ। इससे पहले मेरी ऑडियंस सिर्फ मेरी मम्मा रही है, तो कुछ गलती हो जाए तो प्लीज फॉरगिव मी। स्पिरिचुअलिटी मेरे लिए क्या है? आई विल स्टार्ट विद दैट। मुझे ऐसा लगता है ड्यूरिन जी, कि पहले आप थोड़ा सा आप अपने बारे में बता दें, सेल्फ इंट्रोड्यूस कर दें, आप कहाँ से हैं। अच्छा, ओके। मैं हूँ तो मैं इंडिया से, बट अभी मैं लंदन में हूँ। आई एम डूइंग माई मास्टर्स हियर। और अपने बारे में यही बोल सकती हूँ कि बहुत स्पिरिचुअल हूँ। अभी से नहीं, आई थिंक बचपन से ही रही हूँ मैं बहुत ज्यादा। एंड बट अगर एक स्पिरिचुअल जर्नी की बात करी जाए तो आई वुड से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी 2015 में इस पाथ पे। इट्स ओके राइट? अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में थोड़ा सा बोल सकती हूँ राइट? बिल्कुल बिल्कुल। दैट्स ओके। ओके, तो आई बिलीव हर किसी की लाइफ पे ना कुछ ऐसे ट्रिगर्स होते हैं जो आपको इस पाथ पे ले आते हैं। तो मेरे लिए मुझे जो मेरा ट्रिगर हिट किया 2015 में, इट हैपेंड। उसके बारे में इतना डिटेल में नहीं शेयर करूंगी, बट जब ये हुआ तो अब क्योंकि मैं ना बहुत बड़ा किताबी कीड़ा हूँ, तो मुझे मेरी सारी नॉलेज मेनली बुक से आती है। ऑब्वियसली लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं, बट मेरी मेन नॉलेज वहीं से आती है। जैसे आप लोग मेडिटेशन करते हो, कोई लोग अपने सत्संग सुनते हैं, कोई लोग गुरु से समझते हैं ये चीजें। मैं किताबों को पढ़ के खुद से समझ पाती हूँ। तो इस टाइम पे जब मेरा ट्रिगर मुझे हिट हुआ, तो फर्स्ट थिंग जो मैंने की, मैंने ऐसी कुछ बुक्स ढूंढी, और फर्स्ट बुक जो मैंने पढ़ी थी वो थी द फकीर बाय रुश्दी बरूचा। उसको पढ़ के आई रियलाइज कि ये जो सब हम यू नो हमारी लाइफ का सिर्फ एक यही पर्पस नहीं है कि हमें अर्न करना है, हमें जॉब्स करनी है, शादी करनी है, बेबीज करने हैं। ये एक सोशल साइड है हमारी लाइफ की, बट ये मेन पर्पस नहीं है। ऐसा हो नहीं सकता कि हम सिर्फ यही करने आए हो इस लाइफ में। एंड उस टाइम पे आई थिंक मैं 21 ईयर्स की थी, 21 ईयर्स की थी जब ये चीज मुझे हिट करी कि, एंड ये मुझे चीज समझ आई कि हम लोग, हमारी सोल का कुछ टारगेट होता है जो हम अचीव करने के लिए इस वर्ल्ड में आते हैं एज अ ह्यूमन बीइंग। एंड वो टारगेट अचीव करते हैं, वी सक्सीड, और फिर हम वापस से अपने भगवान जी के पास में स्पिरिट वर्ल्ड में चले जाते हैं। तो जो ये बुक है योर सोल्स गिफ्ट, ये इसी कॉन्सेप्ट को और डिटेल में डिस्कस करती है, जिसके बारे में आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले एज आई वाज सेइंग कि मेरी क्या समझ है, बिकॉज हर कोई अपनी समझ से स्पिरिचुअलिटी एक ऐसा, आई वुड से एक ऐसा ट्री है जिसकी बहुत सारी ब्रांचेस है। तो आप कोई भी ब्रांच पकड़ लो, आपका कोई भी ट्रिगर हो सकता है। आपने जैसे अभी मैंने बोला, आप अपने गुरु के थ्रू, मेडिटेशन से, बुक्स के थ्रू कोई सी भी एक ब्रांच पकड़ लो, एट द एंड उसका रूट सेम है। ये नॉलेज, ये अंडरस्टैंडिंग कि हम डिवाइन बीइंग्स है एंड हम कितने पावरफुल है, एक एक सोल कितनी ज्यादा पावरफुल है, उस चीज की अंडरस्टैंडिंग, ये ही हमारा हर किसी सोल का मेन पर्पस होता है। किसी भी रास्ते से जाओ, कोई भी ब्रांच पकड़ लो, पहुंचना वही है। जैसे वो ट्रेजर हंटिंग गेम्स होते हैं जिसमें हमें क्लूज मिलते हैं थोड़े थोड़े से, एंड हमें एंड में जाके ट्रेजर मिल जाता है अगर हम सक्सीड हो जाते हैं। एग्जैक्टली वही है हमारी स्पिरिचुअल जर्नी। हम कैसे भी पहुंचे, धीरे 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 लाइफ एक्सपीरियंसेस के थ्रू रिवील करते करते हम वहां पहुंच जाते हैं इस चीज की अंडरस्टैंडिंग पे कि हमारी सोल कितनी ज्यादा पावरफुल है। तो अब ये जो बुक है
ये रॉबर्ट श्वार्ट्ज ने लिखी है, जो एक अमेरिकन हिप्नोथेरेपिस्ट है। ओरिजिनली वो एक ऑथर, राइटर और एक जर्नलिस्ट थे। तो 2003 में उन्होंने खुद से एक एक्सपीरियंस लिया पहले बिटवीन लाइफ रिग्रेशन थेरेपी का। अब रिग्रेशन क्या होता है? रिग्रेशन मतलब वापसी। तो ये एक थेरेपी होती है जो कि, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि मैंने इस बारे में भी पढ़ा हुआ है, 1990s में डॉक्टर ब्रायन ग्रे, जो कि एक साइकियाट्रिस्ट है, उन्होंने ये थ्योरी अप्लाई करी अपने पेशेंट्स के ऊपर, जो कि उनके पास में आते थे किसी जगह साइकियाट्रिस्ट। तो उन्होंने ये थ्योरी अप्लाई करी उनके ऊपर, जिसमें कि वो हिप्नोसिस के थ्रू अपने पेशेंट्स को पास्ट लाइफ में ले जाते थे, और सिग्निफिकेंट पास्ट लाइफ मोमेंट्स में एक्चुअली। तो किसी का कोई इश्यू होता था, किसी को नेक पेन है, कितने डॉक्टर्स को दिखाया, नहीं जा रहा, बट पास्ट लाइफ में जाके उससे ये पता चलता है कि वो किसी जन्म में एक सोल्जर हुआ करता था जिसकी किसी ने गला मोड़ के जिसको किसी ने मार दिया था। वो ये चीज एक्सपीरियंस करता है, देखता है, हिप्नोसिस से वापस आता है और उसका गले का पेन गायब। ऐसी अमेजिंग मिराकुलस थिंग्स इस रिग्रेशन थेरेपी के थ्रू हुआ करती थी। ये डॉक्टर ब्रायन ग्रे ने फेमस किया। अब ऐसे ही रॉबर्ट श्वार्ट्ज ने, जिन्होंने ये बुक लिखी है, उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया बिटवीन लाइफ रिग्रेशन थेरेपी, विच मीन्स कि अपनी इसी लाइफ में रहते हुए ये चीज पता करना कि हम किस तरीके से अपने इस बॉडी में आने से पहले ही प्लान करके आते हैं कि हमारी लाइफ किस तरीके से, क्या क्या होगा, कौन कौन सी मेजर सिचुएशंस आएंगी हमारी लाइफ में। एंड उन्होंने पहले खुद लिया ये सेशन एक मीडियम के थ्रू। मीडियम क्या होता है? एक ऐसा गिफ्टेड इंसान जो कि नॉन फिजिकल बीइंग्स को से कांटेक्ट कर सकता है। नॉन फिजिकल बीइंग्स मतलब ऐसी एंटिटीज जो कि जिनको हम देख नहीं सकते, जिनको हम टच नहीं कर सकते, जैसे कि सोल्स, स्पिरिट गाइड्स। तो उस मीडियम के थ्रू रॉबर्ट श्वार्ट्ज ने खुद देखा, खुद पता किया कि उनकी लाइफ में जो भी मेजर सिचुएशंस आए थे वो किस तरीके से उन्होंने खुद ही प्लान करे थे। एंड जब वो ये एक्सपीरियंस लेके आए तो उनको इतना हील्ड, इतना पावरफुल फील हुआ, एंड उन्होंने उसके बाद अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट कर दी है इसी स्टडी के लिए। वो खुद हिप्नोथेरेपिस्ट बन गए, वो खुद लोगों को हेल्प करने लग गए, एंड तब उन्होंने ये बुक लिखी। अब ये क्यों हील करता है, किस तरीके से हील करता है, थोड़ा सा इसको बोलूंगी मैं। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, जब से मुझे समझ आई है, कि हम बोलते हैं ना आत्मा, हमारी आत्मा, तो और हम बचपन से सुनते आ रहे हैं परमात्मा, आत्मा परमात्मा का अंश होता है। इस चीज को कभी भी ना सीरियसली लिया नहीं, सुना नहीं, समझा नहीं, अनटिल समझ आना शुरू हुआ कि इसका क्या मतलब है। परमात्मा मतलब हमारे द लाइट, डिवाइन पावर, जो कि सब कुछ, जिनके पावर में सब कुछ है, और हम उन्हीं का अंश है। तो जिस तरीके से होता है ना कि सन की रेज भी उतनी ही पावरफुल होती है जितना सन होता है। मतलब अगर आप पूरे सन के ऊपर क्लाउड से सन को ढक दो, बट उसकी एक रे रह गई उस क्लाउड से, फिर भी हमें सनलाइट दिखेगी, फिर भी हमें लाइट दिखेगी। इतनी पावरफुल होती है एक सन रे। उसी तरीके से एक एक सोल इतनी ज्यादा पावरफुल होती है, क्योंकि हमारी आत्मा तो उन्हीं परमात्मा का अंश है। अगर हम अपने ऊपर वर्क करें, वो सब कुछ जैसे मेडिटेशन के थ्रू भी लोग करते हैं, हम अपनी डिवाइन सेल्फ तक पहुंच जाए, तो हमें पता चलता है कि हम कितने ज्यादा पावरफुल थे एक्चुअल में। बट इस वर्ल्ड में रहते रहते सारी सिचुएशन जो सोशल लाइफ में हमारे सामने चैलेंजेस आते हैं एंड व्हाट नॉट, वो सब फेस करते करते कितनी बारी हम सबकी लाइफ में ऐसे मोमेंट्स होते हैं जब हमें इतना पावरलेस फील होता है, ऐसा इतना आउट ऑफ कंट्रोल फील होता है कि हमारे बस में कुछ भी नहीं है। कि कितनी आप मोटे हो, आप वर्कआउट करके पतले हो सकते हो, आपके ऊपर आप थोड़े से पढ़ाई में वीक हो, आप ज्यादा मेहनत करके उस पर काम कर सकते हो, बट कितनी ही सिचुएशंस ऐसी होती है जिसपे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, एंड उन मोमेंट्स में हमें इतना हेल्पलेस फील होता है। तो इस थेरेपी के थ्रू जो लोग इनके पास में आते हैं, या जो लोग ऐसी थेरेपीज करते हैं, एंड आई वुड से जो लोग मेडिटेशन भी करते हैं, उनको ये रियलाइज होता है
कि हम कितने ज्यादा पावरफुल थे। इमेजिन ये जो लाइफ में इतनी मुश्किल सिचुएशंस आई हैं, जो जिन्होंने हमें तोड़ के रख दिया है, ये एक्चुअली हम ही प्लान करके आए थे। मतलब ये जो हम सब झेल रहे हैं, ये हमारे पास पूरा फुल कंट्रोल था ये सिलेक्ट करने का कि हम क्या अपनी लाइफ में लाएंगे, किन सिचुएशन से जूझेंगे, चाहे कितनी ही बुरी सिचुएशन क्यों ना हो, वो हम खुद ही प्लान करके आते हैं। तो उसी के ऊपर ये आज का एक जो है ये चैप्टर है जो हम डिस्कस करेंगे अब्यूजिव रिलेशनशिप्स पे, जो कि बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव टॉपिक है एंड बट उतना ही ज्यादा कॉमन भी है पूरे वर्ल्ड में, सिर्फ एक कंट्री में नहीं, पूरे वर्ल्ड में। तो या बिफोर आई डू दैट, एक्चुअली मैं थोड़ा सा और बोलूंगी। ये जो करते हैं, जो किस तरीके से ये प्री बर्थ प्लानिंग किस तरीके से देखते हैं, जो बिटवीन लाइफ थेरेपी में जैसे मैंने भी बताया बिटवीन लाइफ रेग्रेशन थेरेपी ये करते हैं, उसमें मीडियम्स की हेल्प से ये देखते हैं कि प्री बर्थ प्लानिंग में किस तरीके से लोगों ने इतने डिफिकल्ट डिसीजंस लिए। अब प्री बर्थ प्लानिंग क्या चीज है, इसको मैंने कैसे समझा। जिस तरीके से कोई एक बिल्डिंग बनाने से पहले एक आर्किटेक्ट ब्लूप्रिंट बनाता है उस बिल्डिंग का, वो डिसीजन लेते समय जिसका घर होता है, जिसकी बिल्डिंग होती है, वो लोग बैठे होते हैं वहाँ पे, आर्किटेक्ट होता है एंड और भी जो लोग कंसल्टेंट्स होते हैं वहाँ पे, जो बताते हैं कि ये वाला लोहा लगाओ या व्हाटएवर। और फिर उसके बाद वो पूरा ब्लूप्रिंट बनाते हैं। उस ब्लूप्रिंट को बनाते टाइम पे वो ये भी देखता है आर्किटेक्ट कि बिल्डिंग कितने दिन में बनके खड़ी हो जाएगी, या फिर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, बारिश हो सकती है, कुछ बिगड़ सकता है, सब कुछ वो इंक्लूड करता है और तब वो ब्लूप्रिंट बनता है। उसी तरीके से प्री बर्थ प्लानिंग में हमारी सोल हमारे स्पिरिट गाइड के साथ में मिलके एक मास्टर ब्लूप्रिंट बनाते हैं, प्री बर्थ प्लानिंग चार्ट बनाते हैं, जिसमें कि वो हर एक चीज को, हम किससे मिलेंगे, कौन हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंट लोग आएंगे, कौन से लोग इम्पोर्टेंट नहीं आएंगे, कौन हमारा ट्रिगर बनेगा, या क्या क्या चेक पॉइंट्स होंगे जिसपे कि हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हिट होगी, वो सब कुछ उस मास्टर ब्लूप्रिंट में इंक्लूड किया जाता है। चेक पॉइंट्स मतलब के चेक पॉइंट्स के सेंस में, क्योंकि जैसे मैंने अभी बोला कि परमात्मा, हम आत्मा जो है हमारी परमात्मा का अंश है, तो हमारी सोल्स का मेरे हिसाब से जो मुझे समझ आता है मेन पर्पस यही है कि हमें अल्टीमेटली जाके उस लाइट में मिल जाना है, जिसको हम गॉड कहते हैं, जिनकी हम मूर्ति बनाते हैं किसी भी तरीके से, जिनको हम पूछते हैं। तो अब उस लाइट में मिलने के लिए हमारी सोल्स को उतना अपने आप को उतना इवॉल्व करना भी जरूरी है। तो वो कैसे करते हैं, हम टास्क लेके आते हैं, कितने ही मुश्किल टास्क, मुश्किल लाइफ, जितनी मुश्किल लाइफ उतने ज्यादा हम सक्सेसफुल हो जाते हैं लाइफ के पास पहुंचने में। फिर हम वो टास्क अपने अचीव कर लेते हैं, हम लेवल अप हो जाते हैं, फिर हम दोबारा आते हैं ह्यूमन फॉर्म में, फिर हम दोबारा अपना और लेवल अप हो जाते हैं। इस तरीके से जब हमारे सारे टास्क कंप्लीट हो जाते हैं, हम लाइफ से जाके मिल जाते हैं, जो हमारी सोच का अल्टीमेट गोल है, ये मुझे लगता है। तो इसीलिए हर एक सोल अपनी लाइफ के मास्टर ब्लूप्रिंट में वो चेक पॉइंट्स इंक्लूड करते हैं, जहां पे उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग ट्रिगर हो। क्योंकि जब आप स्पिरिचुअल पाथ पे आ जाते हो, उसी के बाद आप ज्यादा समझने लगते हो इन कॉन्सेप्ट्स को और इस चीज को कि कितना इम्पोर्टेंट है हमारा इस जर्नी पे चलना, भगवान जी के पास पहुंचना। तो अब मान लो कि क्योंकि फ्री विल भी होती है, तो मान लो किसी ने वो ट्रिगर आया, वो ट्रिगर वाले पॉइंट पे उन्होंने सिलेक्ट किया, इग्नोर कर दिया, नहीं गए वो स्पिरिचुअल जर्नी पे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए, उसको इग्नोर कर दिया। नेक्स्ट चेक पॉइंट आया, उन्होंने इसको भी इग्नोर कर दिया। नेक्स्ट ट्रिगर पॉइंट चेक पॉइंट आया जो इतना तेज उन्हें हिट हुआ कि अब उनका स्पिरिचुअल पाथ पे जाना, उन्होंने डिसाइड किया कि ये चीज मुझे समझनी है, मुझे इस चीज पे जाना है, भगवान से कनेक्ट होना है, एंड उन्होंने वो चूज किया और उसके बाद उनकी लाइफ उस तरीके से चली। तो इस तरीके से हर एक चीज उस मास्टर ब्लूप्रिंट में प्लान करी जाती है। तो अब मैं इस स्टोरी के थ्रू, जो कि इस अब्यूजिव रिलेशनशिप के कॉन्सेप्ट को थोड़ा इजीली समझाएगी, उस स्टोरी के थ्रू मैं ये शेयर करती हूँ। हमें समझ आएगा कि कैसे ये प्री बर्थ प्लानिंग और ये मास्टर ब्लूप्रिंट वर्क करता है।
तो ये स्टोरी है जो इन ऑथर ने लिखी है, ये स्टोरी है कैथरीन की। ये एक 53-year-old लेडी है, अमेरिकन लेडी है, जो कि लाइफ कोच है, लाइफ इंस्ट्रक्टर है, एंड ये ऐसे विमेन की हेल्प करती हैं जो कि अब्यूजिव रिलेशनशिप से निकल के आई हैं। अब अब्यूजिव रिलेशनशिप के बाद में इंसान का कॉन्फिडेंस पूरी की पूरी तरीके से टूट जाता है, एंड इस टाइम पे आपको एक्चुअली हेल्प की जरूरत होती है, जब आपको कोई कॉन्फिडेंस दे दैट यू कैन डू इट। तो ये ऐसी इंस्ट्रक्टर है, एंड बट द थिंग इज कि कैथरीन खुद एक 12 ईयर लॉन्ग अब्यूजिव रिलेशनशिप में रह चुकी है। तो अब हुआ क्या था, कैथरीन अपने एक्स हस्बैंड से, जो कि 12 ईयर्स की उनकी जिनके साथ शादी थी, रिलेशनशिप था, वो उनसे मिली थी अपने कॉलेज के टाइम पे, जब वो कॉलेज में थी और उनके हस्बैंड वर्क कर रहे थे। उनको सबसे ज्यादा अच्छी क्या चीज लगी अपने हस्बैंड में कि बहुत ज्यादा केयरिंग है, बहुत हैंडसम है, जो नॉर्मली लोग सबसे पहले शुरुआत में देखते हैं किसी भी रिलेशनशिप में। अट्रैक्ट की उनको वो चीज, रिलेशनशिप में चले गए वो लोग। बट जो चीज उनको शुरू से खटकने लगी वो ये थी कि उनके जो पार्टनर थे, उनके पार्टनर का नाम है टिम, तो उनके जो पार्टनर थे वो जब कोई सिचुएशन में कोई रिएक्ट करता है, आपको कोई चीज पसंद नहीं आई, तो आप किस तरीके से सामने वाले को बताते हो। वो सिचुएशन में जब कोई रिएक्ट करता है, आपको उससे पता चल जाता है वो किस तरीके का इंसान है। तो टिम का जो रिएक्शन होता था वो नॉर्मल नहीं होता था, बढ़ के होता था, हर चीज में ज्यादा रिएक्शन आता था, और ये एक रेड फ्लैग, एक डेंजर साइन था। बट कैथरीन हमेशा उसको इग्नोर करती रहती थी, क्योंकि जो अच्छे मोमेंट्स थे वो उनको ज्यादा प्रेफरेंस थे। तो ये चलता रहा। एक एपिसोड इनके साथ हुआ जब कैथरीन को किसी फ्रेंड की शादी में जाना था, एंड उससे पहले इनकी डेट नाइट थी, दोनों को साथ में जाना था। तो टिम ने इनकी डेट नाइट कैंसिल कर दी, एंड उन्होंने बोला कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ में ड्रिंक करने बाहर जा रहा हूँ। एंड मीनवाइल कैथरीन के फ्रेंड्स ने उनको बोला कि अगर कुछ कर नहीं रहे हो तो चलो हम भी बाहर घूमने चलते हैं। तो उसने सोचा ठीक है, मैं कुछ कर तो नहीं रही, वो चली गई बाहर। जब टिम वापस आया अपने फ्रेंड्स के साथ में, ही वाज ड्रंक, एंड उसको पता चला कि मेरे पीछे से वो भी अपने फ्रेंड्स के साथ में गई थी, विच इज नॉट रॉन्ग, बट उसने ही एक्चुअली अब्यूज्ड हर फिजिकली। इस पॉइंट पे मैं एक और चीज बोलूंगी कि आई डोंट थिंक अब्यूज सिर्फ फिजिकल ही होती है, अब्यूज मेंटल भी होती है, वर्बल भी होती है। बट जो इसको पूरे अगर हम स्पिरिचुअल टर्म्स में बात करें तो ये पूरा का पूरा एक फिजिकल अब्यूज के सेक्शन में ही आ जाता है। कैसे? जब आप किसी को मेंटली या वर्बली भी अब्यूज करते हो, वो अब्यूज किसी इंसान को के चक्रास को इतनी बुरी तरीके से हिट करता है कि आप वो इम्बैलेंस हो जाता है चक्रास। एंड आई थिंक हम सबको पता है कि चक्रास इम्बैलेंस हो जाता है तो क्या होता है। तो इसलिए जनरली फिजिकल अब्यूज में ही कंसिडर किया जाता है, विच इज व्हाई ये स्टोरी भी फिजिकल अब्यूज की ही है। तो एनीवे, तो टिम ने फिजिकली अब्यूज किया उन्हें, एंड नेक्स्ट डे उन्हें शादी में जाना था, एंड शी हैड अ ब्रूज। जो ऑब्वियसली अब बाहर वाले जब ये चीजें देखते हैं तो वो बोलते हैं, वो पॉइंट आउट करते हैं, आई यू श्योर तुम सही इंसान के साथ में हो। लोग हमेशा हेल्प ऑफर करते हैं, बट जो इस सिचुएशन में होता है वो या तो हिम्मत नहीं कर पाते या सोच नहीं पाते। तो फिर उसके बाद में ये ऑन एंड ऑफ चलता रहा, ऐसे एपिसोड होते रहे, एंड कैथरीन इस चीज को इग्नोर करती रही टू द एक्सटेंट कि वो 30 इयर्स की थी जब उन लोगों ने शादी कर ली, ये पता होते हुए भी कि उनका जो पार्टनर है वो किस चीज के लिए केपेबल है। शादी के बाद भी ये चलता रहा, इस हद तक कि वो अब उनको मेंटली भी अब्यूज करते थे। फॉर इंस्टेंस वो खाती थी तो बोलते खा रही है, मोटी हो जाएगी, एंड अपने आप को देखो, तुम सुंदर भी नहीं हो इतना ज्यादा, एंड डोंट यू थिंक कि तुम मुझे छोड़ दोगे तो तुम्हें कोई और मिल जाएगा। दिस इज मेंटल अब्यूज। बट वो करते थे, उनका कॉन्फिडेंस पूरा खत्म कर चुके थे। अब उनका बेबी भी हो गया। उनके फर्स्ट बेबी के बाद में कैथरीन पोस्टपार्टम डिप्रेशन में चली गई, विच आई हियर बहुत कॉमन चीज है आफ्टर प्रेगनेंसी। तो वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन में चली गई, एंड अब उनके पास कोई नहीं था ये चीजें शेयर करने के लिए, क्योंकि जब वो अपने पार्टनर से शेयर करती थी तो बोलते थे कि आई स्टूपिड, ये कोई चीज नहीं होती है, अपना काम करो या अपनी लाइफ पे फोकस करो। तो वो उनके इमोशंस को कम्प्लीटली डिसरिगार्ड कर देते थे। एंड
अब इस टाइम पे ऐसा हो गया कि वो अपने बेबी भी संभाल रही है, अपना घर भी संभाल रही है, अपने इमोशंस भी खुद ही संभाल रही है. शी हैड नो सपोर्ट. ये चलता रहा. एक एपिसोड हुआ जो बहुत मेजर एपिसोड हुआ उनकी लाइफ में, जिसमें कि अब उनके 2 बेबीज हो चुके थे. अब इस एपिसोड में क्या हुआ कि उन्होंने गलती से कुछ बोल दिया आगे से अपने हस्बैंड को. मैं आपकी इस बात से अग्री नहीं करती. एंड उन्होंने ऑब्वियसली यू कैन इमेजिन कि क्या हुआ हो. उनके बच्चों को आके उनको रोकना पड़ा. वो इतना अपने रेज में खो गया कि वो अपने बच्चों की आवाज तक नहीं सुन पाया. उसको टाइम लगा रजिस्टर करने में कि बच्चे चिल्ला रहे. ये पॉइंट था जब कैथरीन को हिट हुआ कि ये नहीं मैं ले पाऊंगी ज्यादा. इसके बाद थोड़े टाइम के बाद में कैथरीन के ब्रदर पास्ड ऑन. एंड अब इसके बाद में वो अपने पेरेंट्स को भी संभाल रही, वो अपने बच्चों को भी संभाल रही, अपने घर को भी संभाल रही और अपने इमोशंस को भी खुद ही संभाल रही, क्योंकि अब वो किसी से शेयर नहीं कर सकती थी कि उसको कैसा फील हो रहा है उसके भाई के जाने के बाद में. एंड वो डिप्रेशन में चली गई. इसके बाद उन्होंने, क्योंकि वो डिप्रेशन में थी, तो उन्होंने थेरेपी लेना स्टार्ट किया डिप्रेशन के लिए. एंड तब उस थेरेपी के टाइम पे उन्हें रियलाइज हुआ कि ये शादी मैं और नहीं झेल सकती. एंड शी वॉकड आउट ऑफ दैट मैरिज इवेंचुअली. ये सब 12 साल का पूरा रिलेशनशिप रहा उनका, जिसके बाद में उन्होंने कैसे अपने आप को उठाया और लोग और विमेन की हेल्प करने के लिए उन्होंने स्टार्ट करा. बट वो हील नहीं हुई थी इससे, इसलिए वो गई रॉबर्ट शॉर्ट्स के पास में. रॉबर्ट शॉर्ट्स के पास में जाने के बाद ऑब्वियसली अब आप किसी थेरेपिस्ट को कंसल्ट करोगे तो आप अपनी लाइफ हिस्ट्री बताओगे. तब उन्होंने बताया कि कैथरीन के डैड बहुत ही कंट्रोलिंग हुआ करते थे जब वो छोटी थी. उसकी मॉम बहुत केयरिंग, बहुत लविंग थी, बट उसके डैड इतने कंट्रोलिंग, इतने डोमिनेटिंग थे कि जब वो स्कूल में अपने फ्रेंड्स के साथ में नॉर्मली कई लड़कियों के साथ में भी नॉर्मली कहीं खड़ी भी होती थी तो उसके डैड वहां आ जाते थे. फिजिकली अब्यूज नहीं करते थे, बट इस तरीके से वो बंधा हुआ फील करती थी जैसे कि किसी ने उसको जेल में डाला हो. एंड फिर वो बड़ी हुई. जब वो बड़ी हुई और वो टिम से मिली तो ऑब्वियसली उसको एक सेंस ऑफ फ्रीडम तो आया कि यू नो अच्छा पार्टनर है, केयरिंग है. वो केयर जो उसको उसके अपने पापा से नहीं मिली थी, बट एट द सेम टाइम उसको वो कंफर्ट भी मिला क्योंकि टिम भी उतना ही पॉजिटिव था जितना उसके डैड थे. तो वो कंफर्ट वो पहचान पाई जिसकी उसको आदत हो गई थी, इसलिए वो उस रिलेशनशिप में रही एंड कंटिन्यू करती थी. दूसरी साइड पे टिम, उसके मॉम एंड डैड अब्यूजिव थे दोनों ही. उसके डैड उसे बोलते थे कि तुम लड़के हो, तुम्हें मासूम होना चाहिए, रोना नहीं चाहिए, एंड अपनी फीलिंग्स अपने अंदर रखो, किसी से शेयर मत करो. ये सब वो बचपन से सुनता आ रहा है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल एकदम बंद हो गया, लॉक्ड इंसान हो गया. एंड वही चीज वो कैरी करता रहा. अब इन्होंने बिटवीन लाइफ सेशन लिया रॉबर्ट शॉर्ट्स की हेल्प से, एक मीडियम की हेल्प से. एंड उस सेशन में इनको क्या क्या रिवील हुआ, इनको पता चलता है कि ये जो इनका इश्यू था कैथरीन का, ये बहुत ही सालों से चलता आ रहा था. बहुत सालों से, आई मीन बहुत लाइफ टाइम से वो ऐसे एक्सपीरियंसेस लेती थी या उनको होते थे जिसमें कि उनका कॉन्फिडेंस एकदम जीरो हो जाता था एक्सपीरियंसेस की वजह से. एंड वो उनको लोग कंट्रोल करते थे और वो कंट्रोल हो जाती थी इस हद तक कि एक लाइफ टाइम में उनका कॉन्फिडेंस इतना गिर गया कि उन्होंने अपनी पूरी की पूरी लाइफ जमीन पे वो किसी को देखती नहीं थी. आई कांटेक्ट बहुत जरूरी है एंड एक कॉन्फिडेंस इंसान की पहचान होता है, बट आई कांटेक्ट तो दूर की बात है. उन्होंने अपनी वो लाइफ में, बची हुई लाइफ में, जब वो उनको एक्सपीरियंस हुआ जो भी हुआ होगा, उसके बाद में उस लाइफ टाइम में उन्होंने कभी अपनी नजर उठा के किसी को नहीं देखा. इतना बुरा उनके साथ में पास्ट लाइफ टाइम्स में हो चुका था. एंड टिम, उनको रेज की इश्यूज, उनकी सोल को रेज के इश्यूज बहुत लाइफ टाइम से चलते आ रहे थे जो वो नहीं जिसपे वो नहीं जीत पा रहे थे. जैसे मैंने बोला कि हमारी सोल्स का को टारगेट्स होते हैं एंड हमें वो जीतने होते हैं, हमें वो अचीव करने होते हैं, तो वो नहीं कर पा रहे थे बहुत लाइफ टाइम से. तो इस लाइफ टाइम पे कैथरीन की सोल ने डिसाइड किया कि वो फिर से ये चीज जो है वो एक्सपीरियंस करना चाहती हैं. टिम, उनके बहुत लाइफ टाइम से वो एक दूसरे की लाइफ में आते रहे, हर लाइफ में कभी कुछ बन के, कभी किसी अपना कुछ बन के, कभी कोई रिलेशन, बट वो कभी भी पार्टनर्स बन के नहीं आए थे.
लाइक रोमांटिक पार्टनर्स बन के नहीं आए थे। एंड उनकी सोल, कैथरीन की सोल टिम की सोल को इतना प्यार करती थी कि वो चाहती थी कि वो ये एक्सपीरियंस खुद भी ले, क्योंकि जब भी कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट में जाती है, जैसे हम नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो दोनों पार्टीज का फायदा देखते हैं, राइट, कि दोनों पार्टीज को क्या मिलेगा उस कॉन्ट्रैक्ट से। उसी तरीके से सोल कॉन्ट्रैक्ट में भी होता है कि किसी एक सोल की भलाई के लिए नहीं होता, वो दोनों सोल्स की बेटरमेंट के लिए लिया जाता है कॉन्ट्रैक्ट। तो इन दोनों की सोल्स ने ये डिसाइड किया कि हम ये प्लान करेंगे, हम इस तरीके से आएंगे। एंड टिम की सोल अब्यूजिव हो सकती है इस हद तक कि बहुत बुरी हालत हो सकती है। ये उनकी सोल्स को पता था, उन्होंने ये चीज कंसिडर करी। उनके स्पिरिट गाइड्स ने उनको वार्न करा कि आप ये कर रहे हो, बहुत डिफिकल्ट डिसीजन है, अगर आप इसमें भी नहीं पास हो पाए तो आपको नेक्स्ट लाइफ टाइम में और डिफिकल्टी होगी इसको कवर करने के लिए। बट कैथरीन की सोल जो थी वो बहुत कॉन्फिडेंट थी कि मैं कर लूंगी, क्योंकि वो इतना ज्यादा प्यार फील कर पा रही थी टिम की सोल के लिए, एंड वो उनको भी हेल्प करना चाहती थी। एंड उनकी सोल इतना पावरफुल फील कर रही थी कि मैं ये कर लूंगी। एंड उन्होंने खुद डिसाइड किया कि वो इस तरीके से अब्यूजिव रिलेशनशिप में जाएंगी, अब्यूज सहेंगी, एंड उनको इससे बाहर आना है। एट द सेम टाइम, जैसे मैंने बोला कि चेक पॉइंट्स होते हैं मास्टर ब्लूप्रिंट में, एट द सेम टाइम उन्होंने ये भी उसमें इंक्लूड करा अपने मास्टर ब्लूप्रिंट में, अपने प्री बर्थ प्लानिंग चार्ट में, कि अगर टिम अपना अब्यूजिव बिहेवियर पे नहीं कंट्रोल कर पाते, अपनी रेज से नहीं निकल पाते, नहीं प्यार करना सीख पाते, अपना हार्ट नहीं ओपन कर पाते, तो कैथरीन वो रिलेशनशिप एंड कर देंगी, कैथरीन की सोल वो रिलेशनशिप एंड कर देंगी एंड वो अपना आगे बढ़ जाएंगी। ये इंक्लूडेड था उनके मास्टर ब्लूप्रिंट में, जो कि उनके स्पिरिट गाइड्स ने इस सेशन में उन्हें बताया। तो उसके बाद आती है उनके पेरेंट्स की बात। अब क्या होता है कि हमारी सोल्स एक लाइफ टाइम जिस पॉइंट पे छोड़ती है, नेक्स्ट लाइफ टाइम पे हमारी सोल्स वहीं से बिगिन करती है। तो अब इन दोनों की सोल्स ने, कैथरीन की सोल ने अपना लास्ट लाइफ टाइम छोड़ा इस पॉइंट पे जहां पे उनका कॉन्फिडेंस 0 था और वो कंट्रोल की जा रही थी। टिम ने अपना लास्ट लाइफ टाइम छोड़ा ऐसे पॉइंट पे जहां पे उनको सेल्फ वर्थ इश्यूज थे, वो खुद से ही प्यार नहीं करते थे, एंड रेज तो उनका था ही था इशू। दोनों ने इस लाइफ टाइम पे छोड़ा। तो इन्होंने अपने पेरेंट्स इस तरीके से प्लान करे, पेरेंट्स भी इन्होंने खुद चूज करे, टिम के अब्यूजिव पेरेंट्स, जिन्होंने बचपन से ही ना तो उनको प्यार दिया, ना उनको कॉन्फिडेंट फील करवाया, ना उनको लव फील करवाया। एंड हमें पता है कि पेरेंट्स हमें प्यार ना करे तो कैसा फील होता है, हमें पता है कि पेरेंट्स हमें प्यार दे तो हम कितने ज्यादा कॉन्फिडेंट और लविंग इंसान बन के निकलते हैं। तो उनके पेरेंट्स ने ये किया। एंड यहाँ पे कैथरीन के फादर इतने कंट्रोलिंग निकले। अगर कैथरीन बचपन में अपने फादर के कंट्रोल से फ्री हो जाती और ये अचीव कर लेती जो उन्होंने अपनी शादी के इतने सालों की अब्यूज के बाद अचीव किया, तो वो कभी टिम से मिलती ही नहीं। ये भी उनके मास्टर ब्लूप्रिंट में इंक्लूडेड था कि अगर वो इस स्टेप पे अपने पापा से ही वहीं से ही वो अपने आप को फ्री कर लेती, तो वो टिम से मिलती ही नहीं, ये अब्यूज सहती ही नहीं। बट क्योंकि उनकी सोल को ये सब कुछ जर्नी करनी थी एंड वो इतना रिप्रेस थी इतने सालों, इतने सारे लाइफ टाइम से, ये मुश्किल था एंड वो नहीं हुआ, इसलिए वो टिम से मिली, इसलिए ये पूरा उनका रिलेशनशिप चला। एंड ये उनकी पूरी स्टोरी जो उनको रियलाइज हुआ कि ये सब तो मैं ही प्लान करके आई थी, तब उनको इतना पावरफुल फील हुआ कि जैसे होता है ना कि हम सिचुएशंस में सोचते हैं कि ये तो सबसे खराब चीज हो गई, मैंने मैं किसी के साथ में गई रिलेशनशिप में, या मैंने किसी के साथ में शादी करी जस्ट बिकॉज मैं उनसे प्यार करती थी, बट एंड मैंने तो अपनी साइड से सब कुछ किया, आई वाज सो लविंग, बट उन्होंने क्या दिया बदले में, ये सोच के एक इंसान हर बार हर मिनट टूटता रहता है। बट जब उनको ये पता चला इस सेशन के बाद में कि मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं तो उसको अनकंडीशनल लव दूंगी क्योंकि उसकी सोल को वो लव की जरूरत है, तो मेरी सोल ने तो अपना कॉन्ट्रैक्ट, अपनी साइड ऑफ जो कॉन्ट्रैक्ट की थी वो पूरी निभाई। एंड वो भी, उसकी सोल भी बहुत प्यार करती थी, वरना वो क्यों
टिम जब ये कॉन्ट्रैक्ट ये जब हो रहा था पूरा, तो टिम की सोल ने बोला उसे कि मैं नहीं करना चाहता ये, बिकॉज आई विल अब्यूज यू। तो उसने बोला कि मैं नहीं करना चाहता ये, बट क्योंकि टारगेट्स तो अचीव करने हैं, अपने अपनी कमियों पे तो काम करना ही है, इसलिए वो अल्टीमेटली उन्होंने डिसाइड किया। बट अनफॉर्चुनेटली टिम इस लाइफ में भी वो चीज नहीं कर पाए। तो एंड अब कैथरीन ने अपना टारगेट अचीव कर लिया था, अब वो और विमेन की हेल्प कर रही थी। तो अब वो किसी और लाइफ टाइम में आएंगी तो वो कभी भी ऑप्रेस नहीं होंगी। अब उनके पास ये टारगेट नहीं होगा कि उनमें कॉन्फिडेंस नहीं है, वो स्टैंड अप कर पाएंगे अगर कभी किसी ऐसे इंसान से वो मिल गई जो कि उनको किसी भी तरीके से फिजिकली अब्यूज करने की कोशिश करेगा। तो आई थिंक ये स्टोरी से हम सीखते हैं कि, क्योंकि जो सबसे ऐसे ही सिमिलरली आई वुड से, थोड़ा सा मैं बोलूंगी, ऐसा ही सिमिलर बहुत डिफिकल्ट एक्सपीरियंस है रेप का, जिसको हम किसी भी तरीके से, हम स्पिरिचुअली भी इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते, ये रॉन्ग है, राइट? बट आई हैव रेड कि जब कोई सोल, अब क्या होता है, ये एक ऐसा क्राइम है जो कि सिर्फ यहाँ पे ही नहीं, उधर भी क्राइम है। लाइक भगवान जी के वर्ल्ड में, स्पिरिट वर्ल्ड में भी ये क्राइम होता है, किसी सोल को इस तरीके से ट्रीट करना। आई एम टॉकिंग अबाउट रेप। तो जब कोई सोल एक, एज आई सेड, टारगेट तो पूरा करना है, जो चीज आपकी कमी है, जो चीज में आपकी इशू है, उसको तो जीतना ही है। तो जो सोल ये करने के लिए आती है, किसी को इस तरीके से ट्रीट करने के लिए आती है, वो वाली सोल के ऊपर, क्योंकि जो यूनिवर्स है ना, वो बैलेंस में चलता है। यूनिवर्स में कोई भी ऐसी चीज नहीं होती जो बैलेंस ना हो। आपने अच्छा किया आपको अच्छा मिलेगा, आपने बुरा किया आपको बुरा मिलेगा। आपने किसी के साथ अगर आपने कैसा भी बिहेव किया है, इस लाइफ टाइम में नहीं तो किसी लाइफ टाइम में यू विल हैव टू पे फॉर इट। यूनिवर्स ऐसे ही चलती है, वो ये नहीं देखती कि कि आपने जो किया आप वैसे अच्छे इंसान हो कि नहीं, वो ये नहीं देखती, वो बैलेंस में चलती है। तो अगर कोई किसी का रेप कर रहा है, मान लो, और उनको इस लाइफ टाइम में यहाँ पे ह्यूमन वर्ल्ड में किसी भी रीजन की वजह से सजा नहीं मिलती है, उधर मिलेगी, ठीक है? तो क्योंकि जिस इंसान के साथ में ये हो रहा है वो तो जस्टिस मांगेगा ना, उसकी सोल जस्टिस मांगेगी और कुछ नहीं। तो और जो इंसान ऐसा कर रहा है वो कितना ही गिर जाएगा एज अ सोल, मतलब कि भगवान से मिलने के लिए वी हैव टू लेवल अप। बट अगर आपने ये ऐसा कोई एक्ट किया, आपका लेवल डाउन हो गया, राइट? तो कुछ ऐसी सोल्स होती हैं, क्योंकि आई थिंक आप सबको पता होगा कि हमारी एक सोल फैमिली होती है, जैसे यहाँ हमारी फैमिली होती है वैसे ही हमारी सोल फैमिली भी होती है। बहुत सारी सोल्स हो सकती हैं, उसमें मिनिमम आई थिंक मैंने कहीं पे पढ़ा है 7 मेंबर्स तो होते ही हैं। तो ऐसे ही लोगों की सोल फैमिली के मेंबर्स उनको हेल्प करने के लिए, क्योंकि सोल्स को सिर्फ और सिर्फ प्यार की भाषा पता है, वो हमेशा हर एक सोल चाहती है कि दूसरी सोल जो है वो ग्रो करे, वो अपने टारगेट अचीव करे और उनकी लाइफ में हमेशा सब कुछ अच्छा हो। तो कुछ अपने सोल फैमिली के मेंबर्स होते हैं जो कि ये डिसाइड करते हैं कि मैं इस इंसान का टारगेट बनूंगी या बनूंगा जिसका भी रेप हो रहा है, वो खुद डिसाइड करके आते हैं क्यों। और मैं अभी से डिसाइड कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि मेरी सोल इसकी सोल से इंसाफ नहीं मांगेगी। सोल, नॉट द फिजिकल बीइंग। यहाँ पे तो लॉ है एंड और भी अच्छा होने की जरूरत है, बट वो सोल बोलती है कि मैं यूनिवर्स में ये बात बोल रही हूँ कि मेरी सोल जब मेरे साथ में ऐसा होगा, इसकी सोल से इंसाफ नहीं मांगेगी, विच मीन्स कि उसके ऊपर इस एक्ट के लिए कार्मिक डेट नहीं चढ़ेगा। ये सिर्फ और सिर्फ एक सोल फैमिली का मेंबर इसलिए डिसाइड करता है कि वो जो सोल है जो ऑलरेडी इतना गिरने वाली है अपने लेवल से, एटलीस्ट उसके ऊपर एक कर्मा तो और ना चढ़ जाए, सिर्फ इसलिए उसकी हेल्प करने के लिए। तो ये मुझे ऑब्वियसली हम इसको किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं कर सकते, बट ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि है। तो आई थिंक दैट्स इट। या आई मीन ये वाली स्टोरी से तो हम यही सीखते हैं कि सबसे डिफिकल्ट जो एक्सपीरियंसेस है हमारी लाइफ के, ऐसे एक्सपीरियंसेस जो अब ये दो पार्टी नहीं समझ सकती इस चीज को, राइट? कोई थर्ड पार्टी होगी
तो वो यही बोलेगी कि अरे यार तुम कितने वीक हो, तुमसे ये नहीं हुआ कि तुम एक अब्यूजिव रिलेशनशिप में और तुम वहां से निकल जाओ। एंड अब्यूज मेन के साथ भी होती है, नॉट जस्ट विमेन। तो लोग यही बोलते हैं राइट, कि थर्ड पार्टी यही बोलती है, बट हमें अब समझ आता है कि एक एक इंसान जो हमारी लाइफ में आया है, सबसे इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप एंड इवन नॉट सो इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप भी हम खुद ही प्लान करके आते हैं। और ये एक ऐसी सेंस ऑफ पावर है। अब अगर वो नहीं जीतती तो वो पूरी लाइफ इससे ही चलती रहती, राइट कैथरीन? अगर वो नहीं जीतती इससे तो वो पूरी लाइफ इस रिलेशनशिप में बिता देती, ऐसे ही अंडर कॉन्फिडेंट होती है, और उनको फिर से दोबारा से आना पड़ता, फिर से यही सब कुछ सहना पड़ता, जब तक कि वो इससे जीत नहीं जाती है। एंड जब हम किसी टारगेट से फेल होते हैं अपनी लाइफ में, तो हमें नेक्स्ट लाइफ में जब वो दोबारा आता है, वो और डिफिकल्ट हो जाता है अचीव करने के लिए। इस तो मैं आपको बहुत ज्यादा बोल सकती हूँ, बट आई थिंक आज का टॉपिक इसी यहीं तक था। सो यस, थैंक यू ड्यूरन जी, बहुत सुंदरता से वंडरफुल आपने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया, और एक इतना सेंसिटिव टॉपिक रेप। थैंक यू। आपने बहुत बता दिया। थैंक यू। और कोई भी नहीं कहेगा कि फर्स्ट टाइम आप बोल रहे हो, टॉपिक ले रहे हो, कभी भी नहीं लिया मैंने, आज फर्स्ट टाइम आई है ये ड्यूरन जी। थैंक यू, बहुत थैंक यू मैडम, बहुत कॉन्फिडेंस से बोला। हाँ, थैंक यू। नॉलेज है। सच अ यंग मास्टर। हम लोग इतने बड़े हो गए, हम लोगों को अभी तक इतनी समझ नहीं आई। शी इज सो वाइज। यस। और देखो इनकी मम्मा, इनकी मम्मा संगीता कपूर जी, आप भी जरा अपने को करिए, वीडियो ऑन करिए अपना, सब देख लें। प्राउड मम्मा, वेयर इज ये, अनम्यूट करिए अपने आप को संगीता जी। इन्हें इतना कॉन्फिडेंस, आपने मुझे तो मतलब किसी ने संभाला है, मतलब सुशांत के जाने के बाद मैं जब भी, मतलब अभी भी मैं, मुझे कुछ प्रॉब्लम आती है तो मैं इसी से बात करती हूँ। ये स्पेशल के साथ साथ ना, मतलब मुझे और भी बहुत बातें बोलती है, तो मुझे अपनी फ्रेंड से बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मतलब मुझे लगता है कि अगर मेरा बेटा गया है तो भगवान ने इसको इसीलिए भेजा था कि मुझे संभाले। संगीता, ये तुम्हारी बेटी नहीं, तुम्हारी गुरु है, इसको गुरु बना लो बस। गुरु ही गुरु है। ही मान के। प्राउड, बहुत सच बहुत में, सच में मुझे तो बहुत प्यारी लगती है ये। प्राउड मम्मा, सच में है ही प्यारी यार। वो प्यारे तो देखो सबको अपने बच्चे लगते हैं, लेकिन बहुत गुणी है, बहुत डीप नॉलेज है उसको, और बहुत Really? सुंदर आज इसने बोला, और बहुत ही ज्यादा मतलब अपने सब्जेक्ट पे इसको बहुत नॉलेज है। देखिए फर्स्ट टाइम, और सबसे पहले बहुत फर्स्ट ज्यादा। टाइम फेस कर रही है सबको, तब इसने कितना कॉन्फिडेंटली बता दिया। और इसको बहुत ज्यादा दिन गुरु के रूप में स्वीकार करो इसको बस अब। यस। ड्यूरिन, आप कुछ कहना चाहोगे अपनी मम्मा के बारे में, पापा के बारे में? क्या बोलूं, मैं बहुत ऑब्वियसली बहुत ज्यादा ही प्यार करती हूँ दोनों से। एंड मुझे ऐसा लगता है कि मम्मा का, तो मुझे ऐसा लगता है कि मम्मा मेरी ही सोल फैमिली की ही है मम्मा। बहुत टाइम लग गया एक्चुअली मुझे ये चीज समझने में, बट मैंने थोड़ा सा रिफ्लेक्ट किया तो मुझे समझ आया कि मम्मा ने ना ऐसा रोल ले रखा है मेरी लाइफ में, कि जैसे एक होता है ना कि एक आपका तो सोल फैमिली का मेंबर कोई ना कोई होता है जो कि आपको हमेशा मोटिवेट करता है या आपको हमेशा सपोर्ट करने के लिए होता है। मेरी मम्मा मुझे क्रिटिसाइज करने के लिए, तो मम्मा मुझे ना क्रिटिसाइज कर करके मोटिवेट करती हैं एंड मुझे मेरी गलतियां बताती हैं। एंड ऑनेस्टली अगर मैं रिफ्लेक्ट करूँ अपनी लाइफ में, तो वो मेरे लिए वर्क किया है, क्योंकि मुझे कोई ना कोई ऐसा चाहिए था जो मुझे क्रिटिसाइज करता रहे हमेशा। लाइक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होता है हमेशा मम्मा का रहता है कि तुझे ऐसे करना चाहिए, या ना जॉब्स के लिए अगर मैं होती थी कि अपने कंफर्ट जोन में, मुझे बहुत था कि मैं अपने कंफर्ट जोन में बहुत रहती थी, मुझे हमेशा मेरे कंफर्ट जोन से धक्के मार मार के मम्मी ने निकाला है, एंड वो हमेशा मेरे लिए वर्क किया है। तो मम्मी के बिना मेरा होता नहीं है। तो सिर्फ मम्मा ने, यूं ही कहेंगे ना कि मम्मा ने इतनी सुंदर सी मूर्त गढ़ दी। बिल्कुल। तो एक अभी व्हाट्सएप पे भी मैसेज घूम रहा था ना कि हमारा ऑरा तो यूं ही क्लीन, मामा के एक थप्पड़ से ऑरा क्लीन हो जाया करता था। बिल्कुल रिचार्ज हो रहा है ना? थैंक यू। संगीता आपको इस तरह से नहीं करती, जो आप एक्सेप्ट कर भी रहे हो कि ऐसा किया मम्मा ने आपके साथ, तो आप इतना ग्रो नहीं करते और आज आप यहाँ नहीं होते। बिल्कुल। पापा भी आप मोरली सपोर्ट देते हैं, मुझे लगता है साइलेंस रह के। पापा मेरे जैसे ही है, पापा मैं बहुत सिमिलर है,
तो पापा की या तो मेरी उनसे बहुत अच्छी बन जाती है या फिर बहुत सही पापा गए तो आर्गुमेंट आती है। जब एक मम्मा पॉजिटिव क्रिटिसिज्म बच्चों पर करती है, पहले बच्चों को अच्छा नहीं लगता, बट बाद में वो रियलाइज करता है कि मम्मा एक स्पेशल चीज है और वो हाँ जी। उनके लिए ही, एक दूसरे के लिए बनी है, ग्रो करने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, हेल्प करने हाँ के जी। लिए। हाँ जी, मम्मी के साथ तो यही है। थैंक यू डेरिन। एक बार और आपको अपना एक एक्सपीरियंस बताना चाहेगा? मैं सोचती हूँ पहले मैं बता दूं फिर मैं निकलूंगी क्योंकि आज मेरी फ्लाइट है। तो इतना अद्भुत था समिया जी, मेडिटेशन बिल्कुल डिफरेंट तरीके से कुछ हो रहा था। आज मुझे फील हुआ कि जो मेरे साथ कुछ 1 महीने से कुछ हो रहा था, आज मैंने फील किया मेरी इड़ा और पिघला नाड़ी शायद वो एक्टिव होती है, जो एक अलग तरह से आवाज निकलती है वो था। और जो वाइब्रेशंस बहुत अच्छी होती है मेरे, मतलब इसके ऊपर इतना हेड की बहुत जबरदस्त वाइब्रेशंस होती है एक रिदम में। और साथ में मैंने वो देखा लंगूर, है ना, और वो इतना हैप्पी, उसका मुंह सामने मेरे तरफ, मतलब बैक साइड है उसको, और अपनी पूंछ को वो ऐसे करके हिला के दिखा रहा है कि आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी। ये मतलब फील आ रहा है मुझे। और इधर देखा मैंने केलों का, जैसे पूरा बंच होता है ना, एक पर एक नहीं रखा हुआ, बिल्कुल सर्कल सा बना हुआ है वो मैंने एनर्जीज उनकी देखी, मतलब ऐसे हल्का सा सॉलिड लग रहा है, बाकी एनर्जी रूप में देखा है। बहुत बड़ा सा, इतना बड़ा सा, जैसे क्या कहते हैं उसको, गट्ठर उसका रखा हुआ। और वो बहुत हैप्पी है लंगूर, कह रहा है मुझे देखो, आई एम वेरी हैप्पी। वंडरफुल। थैंक यू। यस, कोई और शेयर करना चाहेगा? हाँ, मैं करना चाहूंगी। यस प्रभा जी। थैंक यू समीरा जी, बहुत डीप मेडिटेशन था। स्टार्टिंग में तो मेरे को समझ नहीं किसकी वॉइस है, ये बिल्कुल डिफरेंट वॉइस थी, समीरा की वॉइस नहीं लग रही थी मेरे को, समीरा जी की, सॉरी। अरे मैम। रियली सॉरी। उसके बाद मेरे को फील हुआ कि एक शिवलिंग है, और लेकिन वो थोड़ा सा छोटा है, ज्यादा बड़ा नहीं, जैसे पहले बड़े बड़े शिवलिंग देखती थी, थोड़े छोटे शिवलिंग दिखाई दिए। उसके बाद अचानक से क्या हुआ, एक वैली आ गई, वहां से पानी ऊपर से झरना गिर रहा था बहुत तेजी से चारों तरफ से, और बीच में शिवलिंग था। चारों तरफ से मतलब इस तरह से था, नैरो पार्ट था, लेकिन चारों तरफ से पानी गिर रहा था, तीन तरफ से गिर रहा था, एक तरफ से फ्लो हो रहा था एक डायरेक्शन में, जैसे शिवलिंग का फेस था। ये देखा था। वंडरफुल, वाओ। रियली बहुत अच्छा था। थैंक यू सुमित, यस थैंक यू प्रज्ञा जी, थैंक यू लीना मैम, थैंक यू थैंक यू ड्यूरियन। समिया जी, आपका हर एक वर्ड मुझे उसकी एनर्जीज फील हो रही थी पूरी बॉडी में मुझे। वो और ये पड़ा है उसका तो टाइम ऐसा हुआ जैसे वो एक वर्ड आता था पूरा मुझे पैपी एक्चुअली समीहा सच बताओ, कौन बोल रहा था कौन? मुझे तो तुम नहीं लग रही थी, सच्ची बात है। बताती हूँ। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तुम्हारा वॉइस मैं काफी बार सुन चुकी हूँ, आज अलग था। हाँ, कोई और इसकी बोल रहा था। आंतरिक, आज इसकी आंतरिक आवाज थी, आंतरिक अंदर से। आज की कॉल जी। थी, क्योंकि मैंने लास्ट मोमेंट में 3 मिनट्स रह गए थे सेशन ओपन होने में। मैंने कहा आप लोग क्या मेडिटेशन? कहती यस। मैंने कहा ठीक है फिर आप ले रहे हो। सुनो, चाहिए तो सुनो, तुम खुद डाल के सुनो, प्रीवियस वाला और अब वाला काफी फर्क है। अच्छा। जब समिया बोल रही थी, मेरे तो सारे रोम में जो है ये सब खड़े हो गए थे पूरे, और पूरी मतलब एक एक रोम कूप से भी अंदर जा रही थी। पूरा मेडिटेशन में किधर थी और कब आ गई पता नहीं चला, सच में बता, बहुत दिन के बाद इतना डीप लगा मुझे भी, नहीं तो मैं बोलूं कि नहीं चुप रहूंगी। रियली सो नाइस, इट वाज वेरी गुड, नाइस, कीप इट अप, गॉड ब्लेस। थैंक यू मैम। अब दिख नहीं रहे थे, आप बोल रहे थे और बीच बीच में जो आपने स्पेस रखा ना, उसकी वजह से बहुत ही अच्छे से मेडिटेशन फील हो रहा था, और वो फीलिंग्स, वो वाइब्रेशन, दैट वाज ऑसम मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। मैम मुझे लगता है वो जो स्पेस होता है ना बीच में जब सिर्फ म्यूजिक चल रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग अपने हिसाब से भी खुद से कनेक्ट हो पाए। एक होता है आवाज से कनेक्ट होना, एक होता है आप खुद से भी। तो मुझे वो अच्छा लगता है कि बीच बीच में गैप अच्छी रहती है। शून्य में, जैसे शून्य में मुझे करंट बहुत ज्यादा लगा दीदी आज, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। जब म्यूजिक आया तब मैं वापस आई। तो बहुत अच्छा लगा था। सच में आई वाज वेरी मच इन डीप, खुद को पता ना चले इतना चले गई थी। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू प्रभावती जी। हैप्पी जर्नी, हैप्पी जर्नी। थैंक यू सभी को हैप्पी एंड सेफ जर्नी। बहुत आप अच्छे से होके जल्दी से जाओ, जल्दी से आओ। 2 महीने की छुट्टी, नो कहीं दोनों बच्चे,
कहीं भी रहो एंजॉय 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 होगा मोस्ट प्रोबेबली मंडे को है ना। कहाँ जा रही हो प्रज्ञा? कनाडा जा रही हूँ बच्चों के। देखो वो योगराज सर ने कुछ बोलना चाहते हैं, समीहा सुनो। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ आज का मेडिटेशन तो बहुत डीप मेडिटेशन हो गया। मैं सांस लेना ही भूल जाता था कि मुझे सांस भी लेना ये जिंदगी में पहली दफा हुआ है, ये पहली दफा हुआ है। यही तो असली चीज है, यही घटना होता है, करना नहीं होता, यही घट जाता है हमारे साथ, घट जाता है असली चीज, पता ही नहीं होता कहाँ है। असली मूल यही है। और स्नेहा जी की आवाज तो बहुत अच्छी है ही, इसमें कोई शक नहीं है। ये मुझे बिल्कुल गुड़िया जैसी लगती है, फेस से भी जैसे गुड़िया होती है ना, बिल्कुल प्यारी सी गुड़िया है, वो उस टाइप की लगती है। और आज इन्होंने इतना डीप से सांस लेना भूल गया मैं। कोई तो आज चैट में पूछे है सुकृत को, सुकृत क्या रिलेटिव है करके, वो मेरा बेटा है। सच कह रही है। ये तो बेटा है। आप सुकृत के पास जा रही हैं? जी। अच्छा। कल उनको सुना मैम, इसलिए मैंने पूछा। और कल ही मुझे ऐसा एहसास हुआ था कि मैम के कुछ रिलेटिव लग रहे हैं। वो बेटा है मेरा, हम सब बेटा है वो ना। प्रभा जी भी, प्रभावती जी भी बोली नहीं, सुकृत बेटा है आपका? जी। प्रज्ञा जी का बेटा है। मैं सोच रहा हूँ इतने दिन से भाई है आपका, ब्रदर है। आप इतना एज में इतना फर्क नहीं लग रहा है, मतलब यू लुक सो लॉन्ग, प्राउड ऑफ यू यंग लगते हो आप इतने कि मैं सोच रहा हूँ ये आपके ब्रदर है। क्यों मेरे ब्रदर है। वेरी गुड, वेरी गुड। क्योंकि जो बालिका वधू होते थे ना, जो जल्दी शादी होती थी, उसका परिणाम नहीं है। बच्चे बड़े हो गए, शादी में हो गए, बच्चे हो गए, लेकिन हम लोग उतने बड़े नहीं लगते। ये आपकी सिर्फ ध्यान की जो आपकी लाइफ है ना, ये उसका असर है कि आपकी जो है बिल्कुल। प्रज्ञा जी तो खाली 10-12 साल की है और नहीं तो क्यों शादी किया करके उसका भी ये हो जाएगा, 18 इयर्स तो कर दो। मुझे लीना जी से कुछ कहना है कि लीना जी अब आप भी कुछ 1-2 दिन में कुछ अच्छा सा वो करवाइए जरा। कल ही है इनका सेशन, बहुत रिलीफ मिलता है। हाँ, कल और या परसों दोनों में इनके ऊपर है, जो सा दिन अपना रखें। इनके मिस्टर का भी है, इनके मिस्टर का भी अगर सैटरडे को करवाइए। आज रूमी मास्टर का जन्मदिन है। किनका? रूमी का? वाओ। इसके ऊपर हमने वो पॉइजन के 5 पॉइंट्स दिए। रूमी तो सूफी संत हुए ना, ये सूफी संत। हाँ, उनसे भी बोलना है। और एक और मैसेज आया तैलंग स्वामी का कि भाई मुझ पर भी बोलना है, तैलंग स्वामी पर भी बोलना है। तैलंग स्वामी पर का भी मैसेज आया भी कल परसों कि मतलब उन पर भी टॉपिक लेना है, मतलब उनको भी लाना है सबके सामने। सब जानते तो हैं ही, बाकी जो ठीक से नहीं जानते, अच्छे तरीके से नहीं उनके बारे में पता, वो उनको भी पता चल जाएगा। प्रज्ञा जी वापस कब आ रही हैं आप? वापस कब आएंगे? 17 को आ जाऊंगी, 16 नाइट, और फिर 18 को हम जा रहे हैं ऋषिकेश 3-4 दिन के लिए। अच्छा, उससे पहले आ जाएंगे? हाँ, 16 नाइट आ जाऊंगी। दिवाली वही है पर उनकी दिवाली भैया एंजॉय। ठीक है जी, विश यू बेस्ट ऑफ जर्नी एंड एवरीथिंग। हाँ, मैं तो अपनी इस फैमिली को भी बहुत मिस करूंगी, बहुत मिस करूंगी। हाँ, तो ये हम तो मिस करने देंगे नहीं, हम तो साथ स्नेहा जी करेंगी इसको प्रोग्राम को डेली चलेगा बिल्कुल। ये देखिए सब है ना यहाँ पर, भी है हमारे, लीना जी, कविता जी, प्रभावती, समीहा, रेश, रश्मि, जितना भी लोग हैं हम सभी लोगों का लेकिन आप योगराज जी एक दिन आपको सब्जेक्ट लेना है, कब ले रहे हो आप? मुझे लेना है? हाँ, आपको। योगराज जी आप ही हो ना? तो आप ही को लेना है, तो आप डिसाइड करो कब डेट है। खाली समीहा को बोल देना टॉपिक और टाइम। टाइम मतलब जितना मर्जी ले लो आप, लेकिन बोलना है आप। हाँ, मतलब 1 मंथ से ज्यादा नहीं। मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या बोलूं और क्या। मैं बताऊंगी टॉपिक, आपको बताऊंगी, बात करूंगी मैं आपसे, ठीक है? वहीं से बात करूंगी, व्हाट्सएप कॉल करूंगी शाम के समय कभी, ठीक है? ये जैसे प्रभु इच्छा होगी हो जाएगा। हाँ, ये बात ऐसे होना चाहिए। तो जो भी जुड़े हैं सभी लोग ऐसा आना चाहिए थोड़ा आगे। सबको मोटिवेट करती है, कितनी अच्छी बात है। आना है, मैसेज आया है मेरे को, क्या सामने नहीं आते, तो आज मैंने बोला आज सामने आ गए, इनको बोल दो कब ले रहे हो, कौन सा सब्जेक्ट ले रहे हो, वो आप डिसाइड करो, खाली कांटेक्ट। अभी आपको मैसेज मिला था ध्यान में?
कब से आ गया था। मैं बोल रही थी ना आपको कि योगराज के खास करके 2-4 जेंट्स जो है खास करके योगराज जी का आया था। बोले ठीक है, टाइम आएगा, सामने आएंगे तो बोलेंगे। हाँ, आगे सामने फिर हो। आपके लिए मैसेज मिला है सर योगराज जी के लिए। चलिए, कुछ नहीं समझ में आए तो कम से कम ध्यान करा देना बस। लीना जी, नहीं प्रज्ञा जी, भागो भागो, देर हो जाएगा। चलो हाँ, आपको बस मैं जा रही हूँ, मैं यही सोच रही हूँ, चलती हूँ। घर से जल्दी निकलना चाहिए, रास्ते में नहीं दौड़ना चाहिए। अब निकलती हूँ। ठीक है, प्रज्ञा, हैप्पी जर्नी, हैप्पी जर्नी, लव यू लव यू लव यू। मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा छोड़ के जाने का। जाइए जाइए। मैडम आपकी आवाज की आदत पड़ गई थी हमें मैडम। सुनिए, अभी वीडियो ऑन करके डांस करते करते खुशी खुशी जाइए। वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल। मैडम आपकी आवाज की आदत पड़ गई हमें। हाँ, मैंने देखना, ध्यान में गूंजेगी आपके कानों में कुछ कह Yes. अब ध्यान से सुनना। बिल्कुल। ठीक है फ्रेंड्स, कविता जी, लीना जी, इंदु जी, सब आप लोग देखिएगा। मैं होस्ट हूँ। प्रज्ञा, आप अटेंड तो करोगी ना कल? अटेंड तो करोगी ना वहां जाकर? कल की फ्लाइट में होंगी, कल फ्लाइट में, कल की मिस हो जाएगी। और टोरंटो पहुंच गई होंगी सुबह में, बट आगे की फ्लाइट की वेट कर रही होंगी, तो पता नहीं क्या सिचुएशन होगी। कोशिश करेंगे जहाँ मिल गया। कनाडा से अटेंड तो करेगी ना हमारी क्लास? बाकी तो रोज करूंगी, मंडे से तो डेली करूंगी। फिर हम तेरे को मिस क्या करेंगे, हम तो रोज मिलेंगे तेरे से। यही तो मैंने भी कह रही थी। यही मैंने भी कहा था कि हम तो रोज ही मिलते रहेंगे। देखो, घर से जल्दी निकल, प्रज्ञा जी, घर से जल्दी निकलना चाहिए, रास्ते में नहीं दौड़ना चाहिए। निकलो तुम पहला। ठीक है, ठीक बात है। ओके प्रज्ञा, बाय। नमस्ते मास्टर्स, लव यू ऑल, लव यू थैंक यू मास्टर्स, हैप्पी जर्नी मैम। समीहा, थैंक यू सो मच। थैंक यू।